यस, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन देखा था। ठीक है, तो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आ गई थी, माइनस E/m टाउ। ठीक है, या फिर अगर इसको इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेते तो हमारी वीडी कितना आ गया था, वीडी आ गया था माइनस EV/m L टाउ। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलेज हमने लास्ट क्लास में ड्राइव किए। ठीक है, इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक होता है आपका। ठीक है, इसके बाद एक और छोटा सा है, वो और अटेम्प्ट कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, ये तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख दी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। एक और फॉर्मूला हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का देखते हैं, विच इज कॉल्ड द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ठीक है, बेसिकली ये क्या होता है, आई करंट किसके इक्वल होता है, NEAVD। ये जो एक्सप्रेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ड्राइव करते हैं, क्या है, I इज इक्वल्स टू NEAVD। ठीक है, अगर मैं इसे ड्राइव करना चाहूँ ना, तो क्या हो जाएगा, मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को किस टर्म में लिखना है, करंट के टर्म में लिखना है। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिख रहा है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को किसके टर्म में लिखना चाहती हूँ मैं, करंट के टर्म में लिखना चाहती हूँ। तो अगर मैं बोलूं कि आपका ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर की लेंथ L है, ठीक है, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो A है। अगर मैं इसमें बोलूं आपसे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करना है ना, या फिर नॉर्मल वेलोसिटी कितनी होती है हमारी, नॉर्मल में बोलूं मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो वेलोसिटी क्या होता है अपना, ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो Vd कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट L, और टाइम कितना, टाइम हो जाएगा मेरा T। ठीक है, टाइम कितना हो जाएगा T। अब इस L और T को मैं ऐसे मॉडिफाई करूं कि किस फॉर्म में आ जाए, करंट के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, अब लेंथ और करंट का तो कोई रिलेशन नहीं है, हमें मालूम है, लेकिन टाइम और करंट का तो रिलेशन है ना। करंट क्या होता है हमारा, करंट होता है चार्ज बाय टाइम। ठीक है, इसी को मैं मॉडिफाई करके लिख दूं अगर, तो टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, Q बाय I हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बोलूं कि अगर ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है, इसके किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल पे कितना चार्ज होगा, तो हमने क्या पढ़ा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल में फाइंड आउट करूं तो कैसा होगा कंडक्टर हमारा, 3 डायमेंशनल, कोई सिलेंडर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, उस पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, NE इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्या लिखे हैं हम, करंट। चार्ज कितना हो गया, NE इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है आपका, अच्छा अब ये N क्या है, ये N क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये T का फॉर्मूला आ गया। अब L को ऐसे ही लिखा रहने दें, ये वैल्यू कहाँ पुट कर दें, इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें। ठीक है, तो ये Vd कितना हो जाएगा, ये वैल्यूज दोनों हम कहाँ पुट करें, पुट अप कर दें, तो दिस विल बी L बाय I की वैल्यू क्या आ गई, NE इंटू वॉल्यूम। ठीक है, NE इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाता है, LBH डिवाइडेड बाय I। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये L से L जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना, यस मैम। ओके। ठीक है, तो देखो अब हमारा ये क्या बचा, यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया, Vd किसके इक्वल आ गया, देखो ये I जो है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, I ऊपर चले जाएगा, तो I बाय NEBH। अच्छा ये BH क्या हो जाएगा अपना, BH ब्रेथ इनटू हाइट हम कह सकते हैं, एरिया। ठीक है, तो दिस विल बी NEA। BH क्या हो गया अपना, BH क्या हो गया, एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ से हमें रिलेशन क्या मिल गया, Vd इज इक्वल्स टू I बाय NEA। ठीक है, अगर मैं इसे ऐसे लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊं तो इट विल बी NEA Vd।
ठीक है, ये आ गया आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला। ठीक है, तो ये 3 फॉर्म में आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक वी डी इज इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज माइनस ई बाय एम टाउ, और इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज माइनस ई वी बाय एम एल टाउ, और इन टर्म्स ऑफ करंट, तो इन टर्म्स ऑफ करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है, आई बाय एन ई ए। क्लियर एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कितने फॉर्मूले देख लिए हैं, 3। एक है माइनस ई बाय एम टाउ, एक है वी डी इज इक्वल्स टू माइनस ई वी बाय एल एम टाउ, और एक है वी डी इज इक्वल्स टू आई बाय एन ई ए। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्वेश्चन आता है तो इसी 3 फॉर्म में से एक फॉर्म में होगा। ठीक है, इसका एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। ओके, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन 1.5 एम्पियर ऑफ करंट flows in a copper wire of cross sectional area 5 मिलीमीटर स्क्वायर is V। क्या कह रहे हैं, किसी इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड कितनी, जब उसमें कितना करंट हो, करंट की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.5 एम्पियर करंट गिवन है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो, 5 मिलीमीटर स्क्वायर हो, तब उसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो बोल रहे हैं v है। If the electron density in copper is 9 into 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब, अगर जो ड्रिफ्ट जो भी कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसकी डेंसिटी कितनी गिवन है, उसकी डेंसिटी कितनी गिवन है, 9 into 10 की पावर 28। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, n, ये n गिवन है। n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये आपको समझ में आएगा, पर यूनिट वॉल्यूम m क्यूब है। मैंने बोला ना कि n क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो n की वैल्यू कितनी गिवन है, 9 into 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब। देन द वैल्यू ऑफ v इज क्लोज टू, तो आपसे पूछ रहे हैं v की वैल्यू कितनी होगी, मिलीमीटर बाय सेकंड में। जो आपकी v की वैल्यू है वो कितनी होगी, अगर जो आपका e है, e अगर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है। ठीक है, अपन को क्या गिवन है, करंट गिवन है, तो तीनों फॉर्मूले में से हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला ऐसे देखा था जिसमें करंट था, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। अब देखो क्या आपको सब कुछ गिवन है, यस एरिया गिवन है, ई की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू भी गिवन है, और आई की वैल्यू भी गिवन है, सब कुछ गिवन है। वी डी फाइंड करना है, तो वी डी कितना हो जाएगा, आई बाय एन ई ए। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, करंट कितना गिवन है, 1.5 एम्पियर डिवाइडेड बाय n इज 9 इंटू 10 की पावर 28, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना वो कितना दिया है, 5 मीटर स्क्वायर। तो 5 मीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर लें, मीटर में कन्वर्ट कर लें, तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर मीटर, तो कितना हो जाएगा, -6 मीटर। तो इट विल बी 5 इंटू 10 की पावर -6। इसे सॉल्व करना बेसिक कैलकुलेशन है, और वीडी का आंसर फाइंड आउट करना, क्योंकि आर एक कांस्टेंट आया ना हमारे पास, v जो है v इज इक्वल्स टू कितना मिल गया हमें, v इज इक्वल्स टू आई आर मिल गया। आर क्या बोला मैंने कि आर क्या है, एक कांस्टेंट है। आर क्या बोला मैंने कि आर जो है एक कांस्टेंट है, जिसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ से अब हम प्रॉपरली रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है। अगर मैं यहाँ पे देखूं कि रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, v बाय आई आ जाएगा। रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा अपना, v बाय आई आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या बताती है कि रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। रेजिस्टेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो है। इसका मतलब अगर कोई चीज ऐसे रेशियो में हो और लीनियरली हो तो हम उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं।
तो अगर मैं VI का ग्राफ प्लॉट करूं, ठीक है, अगर मैं VI का ग्राफ प्लॉट करूं तो क्या कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस एक जो है कांस्टेंट है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, इसका लीनियर ग्राफ मिलेगा। तो रेजिस्टेंस को कैसे डिनोट कर सकते हैं हम, एक स्ट्रेट लाइन से डिपिक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं, अगर मैं VI ग्राफ प्लॉट करूं, ठीक है, अगर क्या करें हम एक VI ग्राफ प्लॉट करें, तो जो स्लोप होगी VI ग्राफ की वो क्या डिपेंड करेगी, रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी। ठीक है, अगर मैं इसे डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स पे देखूं, ठीक है, अगर मैं क्या करूं, इसे डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स पे देखूं तो भी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है आपको कैसी मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। कांस्टेंट कैसे मिलेगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंडीशन ले लेते हैं, जैसे मैं यहाँ बोल रही हूँ कि ये 10 है और ये 2 है, ठीक है, ये 20 है, ये 4 है, ठीक है, वोल्टेज यहाँ पे 4 है, करंट जो है दिस, ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा ले लिया, वेट, if this will be 10, this will be 20, this will be 2, this will be 4। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो स्लोप है वो कैसी मिलेगी आपको, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, एक कांस्टेंट मिलेगा। कैसे, इस पॉइंट पे अगर अपन V/I लगाएं तो अपन को क्या मिलेगा, 10/2। 10/2 कितना आ जाएगा, 10/2 हो जाएगा 5। तो रेजिस्टेंस कितना है, 5। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो 20/4, तो 20/4 अगेन हमें क्या मिलेगा, 5। तो किन्हीं भी पर्टिकुलर इंटरवल्स पे अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस क्या है, एक कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस क्या है, एक कांस्टेंट है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, वोल्टेज और करंट से अपन उसकी वैल्यू तो फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता। ये चीज समझ में आई, क्या बोला, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, कि जो रेजिस्टेंस है वो करंट और वोल्ट, जैसे कि मान लीजिए आप मार्केट गई और जाके एक 1 किलो ओम का रेजिस्टर ले आई, ठीक है, एक 1 किलो ओम का मतलब 1000 ओम्स का रेजिस्टर आप लेके आ गए। अब आप उसे किसी भी वोल्टेज में लगा दें, ठीक है, उसमें जितना भी करंट फ्लो हो रहा है, आप जाके उसे 1 किलो ओम का लेके आई हैं, वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि रेजिस्टेंस जो है एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो जिस भी पर्टिकुलर फॉर्मूले में वो दिख रहा है, मतलब इस फॉर्मूले में अगर कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, आर क्या है, एक हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो इस फॉर्मूले में लिखी हुई चीजों पे वो डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है फिर, ठीक है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। मान लो ये मैं ले रही हूँ कि ये कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस V और I पर डिपेंड नहीं कर रहा तो किस पे डिपेंड करेगा, यस, किसी को मालूम है? नो मैम। टेम्परेचर पे। हाँ यस, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और मैम मटेरियल पे। मटेरियल पे एग्जैक्टली नहीं कहेंगे। मैम वो तो रेजिस्टिविटी करती है ना। हाँ, रेजिस्टिविटी करती है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करेगा, तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अगर मैं लेंथ बोल रही हूँ कंडक्टर की कि लेंथ L है, ठीक है, तो जितना बड़ा कंडक्टर होगा उतनी ही बड़ी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। तो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, मतलब जितना बड़ा रेजिस्टर होगा उतने ही ज्यादा उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया मतलब एरिया की वैल्यू ज्यादा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम। तो जो ये क्रॉस एरिया कौन सा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो बिल्कुल छोटा क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए। जितनी कम एरिया होगा उतना ज्यादा आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर इन दोनों को अपन कंबाइन कर दें, इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हमें क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अगर अब मैं इसे हटाऊं ना, इसे रिमूव करूं, तो यहां से हमें मिल जाएगा रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू ρ L/A।
अब ये रो क्या है, ये है हमारी, इसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। इसे क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RA/L। ठीक है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RA/L। तो रेजिस्टिविटी इस केस में क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। सिमिलर यहाँ के जैसा हो गया, रेजिस्टिविटी क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखी गई, इस फॉर्मूले में लिखी गई जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो इस पे डिपेंड नहीं करेगी। ना रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड करेगी, ना एरिया पे डिपेंड करेगी, ना लेंथ पे डिपेंड करेगी, मतलब वो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करेगी। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटीरियल पे। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? नो मैम। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें मिलता है कि जो रेजिस्टिविटी है, अगर रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं कर रही तो किस पे डिपेंड करेगी, मटेरियल पे डिपेंड करेगी ना। अब यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन भी फ्रेम कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन फ्रेम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ कि कोई रेजिस्टर है, उसकी जो लेंथ थी L थी और उसका एरिया जो था, एरिया A था, तब उसका रेजिस्टेंस R था। ये पहली कंडीशन बोल दी मैंने। ठीक है, सेकेंड कंडीशन मैं बोल रही हूं कि अगर मैंने लेंथ जो है, लेंथ रेजिस्टर की लेंथ क्या कर दी, डबल कर दी, और एरिया क्या कर दिया, एरिया हाफ कर दिया, तो बताइए न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, क्या बोला कि अगर मैंने लेंथ को, फर्स्ट कंडीशन के कंपैरिजन में बोल रहे हैं कि अगर लेंथ को डबल कर दिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल जो है विल बी रिड्यूस टू हाफ, अगर उसको रिड्यूस कर दिया, इट विल बी रिड्यूस टू हाफ, तो बताइए कि न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा। और एक और क्वेश्चन, न्यू रेजिस्टिविटी कितनी होगी। यस, एनी आंसर्स, कोई आंसर बताए। ट्राई करो। मैम 4 टाइम्स हो जाएगा। रेजिस्टेंस 4 टाइम हो जाएगा, और रेजिस्टिविटी, मैम रेजिस्टिविटी तो डिपेंड ही नहीं करती। यस, तो रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज। रेजिस्टिविटी क्या आएगा, रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज, क्योंकि रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। अब रहा सवाल रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल, एल कितना है हमारा 2L, और एरिया कितना है, इट विल बी रिड्यूस टू हाफ, तो क्या लिखेंगे A/2, तो ये कितना हो जाएगा, रो 4L/A। अगर मैं इसे थोड़ा अरेंज कर दूं तो इट विल बी 4L/A। ये मैं न्यू रेजिस्टेंस निकाल रही थी। ठीक है, और ये रो L/A क्या होता है, हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू ही होती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज हो जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अगर लेंथ जो है डबल कर दी और एरिया हाफ कर दिया। क्लियर, क्लियर, यस मैम। ओके, यस। इसका आंसर बताइए, क्या कह रहे हैं, ऑन increasing the temperature of a conductor its resistance increase because, अगर मैं किसी भी कंडक्टर का, अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करती हूँ, टेम्परेचर अगर कोई सी भी कंडीशन में हम इंक्रीज करते हैं, तो जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाता है। क्यों? और आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है कि जो रिलैक्सेशन टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, मतलब एन की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, या फिर रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट रहता है। अभी अपन ने ये डिस्कस किया था। यस, एनी आंसर्स?
मैम सी। C. Relaxation time decreases. Okay. Any more answers? Yes, बिल्कुल सही बोला। देखो R जो है हमारा किस पे डिपेंड कर रहा था? R की वैल्यू अगर अभी हमने ड्राइव की थी तो क्या आई थी? ml/ne² टाउ। यहाँ पे देखो जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ के ना। अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो थर्ड इज द राइट ऑप्शन कि रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, कोलिजन बढ़ जाएगा, जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकराने लगेंगे। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी, थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टकराने लगेंगे, जल्दी जल्दी टकराएंगे तो उनके बीच का जो रिलैक्सेशन टाइम था वो डिक्रीज होने लगेगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो जो मीन रिलैक्सेशन टाइम है वो भी कम होने जाएगा। तो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन R is inversely proportional to tau, we can say that resistance will increase if the temperature of a conductor increases. Clear? Clear? ओके चलो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। ओके थैंक यू मैम। समझ में आया ना सब? Yes, ma'am. कोई डाउट है? नो मैम। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम।